ये नैतिकता है और मैं नैतिकता से 10 सवाल बस पूछ रही हूं, छोटे छोटे सवाल हैं, इस जनता के सामने, इन युवाओं के सामने जरूर पूछने चाहिए। क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? यह हमारा पहला सवाल था। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और जोर से बोलिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या एलआईसी का पैसा जो अडानियों की कंपनी में लगा वो लगातार गिरता रहा? इस पर सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? क्या एसबीआई व दूसरे बैंकों ने जो अडानी को 82,000 करोड़ रुपए दिए उस पर सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? क्या यह नहीं पूछना चाहिए कि शेयरों के 32% से ज्यादा गिर जाने के बावजूद एलआईसी और एसबीआई को नुकसान हुआ अडानी में, उसके बावजूद इन्होंने एफपीओ में 525 करोड़ क्यों लगाए? यह हमारा सवाल था। बेच दिए। क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड, क्रेडिट स्विस, सिटी ग्रुप ने अडानी के पैसे लेने से मना कर दिया? और ये क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि इस देश का आरबीआई, इस देश का सेबी, इस देश का एसएफआईओ, इस देश का एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इस देश का इनकम टैक्स, इस देश का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन्वेस्टिगेशन कहां है? वेयर इज द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस? आई वांट टू नो। क्या ये बातें नहीं स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर 16 लाख करोड़ मार्केट में डूबे, उसमें से 10 लाख करोड़ अडानी के थे, 6 लाख करोड़ तो छोटे निवेशकों के थे जिनका अडानी से कोई लेना देना नहीं। यह सवाल अगर सदन में चुने हुए सांसद नहीं पूछेंगे तो यह सवाल से बच के जा पाएंगे। आज प्रधानमंत्री से लोग पूछ रहे हैं आपका रिश्ता क्या है, और प्रधानमंत्री मौनी बाबा बन जाएंगे। जवाब तो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल जवाब देता हूं। किसी भी फाइनेंशियल ईयर का हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, बीजेपी पर ये सवाल उठते ही रहते हैं कि मोदी जी का अडानी से क्या नाता है। ऐसा ही एक सवाल उठाया कांग्रेस की प्रवक्ता ने बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी से। और जैसा कि आप सब जानते ही है कि त्रिवेदी जी को कॉर्नर करना किसी भी डिबेट में वो कांग्रेस की बस की बात है ही नहीं। खैर, देखते हैं त्रिवेदी जी का क्या जवाब होता है, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिल्कुल जवाब देता हूं। किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, किसी भी चीज का फाइनेंशियल नेट प्रॉफिट या लॉस कब तय होता है? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एटलीस्ट एक क्वार्टर के बाद। ये एक हफ्ते में कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए कि शेयर मार्केट में डूब गया। जो डूबी हुई मानसिकता से देख रहे थे उन्हें एक हफ्ते में दिख गया कि डूब गया। ये कहते हैं एलआईसी का पैसा। एलआईसी का एक्सपोजर अडानी से 1%। मैं पूछता हूं, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी एलआईसी की पॉलिसी मैच्योर हुई और उसे पैसा ना मिला हो? तो फिर कहां से डूब गया भाई? वो आपके दिमाग को डूबा हुआ। अब मैं आपको बताता हूं। आपने कहा, अब सुनिए, अब आपकी फाइनेंस की नॉलेज कम है। अरे भाई, अब अपने रिटर्न पे, अब आपने कहा कोई भी शेयर मार्केट होता है उसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है, ठीक है। भारत के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स पे भरोसा नहीं, कोई बात नहीं। आपने ये बात कहने का प्रयास किया। आप कह रहे हैं रिश्ता क्या, तो मैं बताना चाहता हूं। अडानी को पहला कॉन्ट्रैक्ट कब मिला? राजीव गांधी जी के जमाने में। वो बिल्कुल लेजिटिमेट था, कैपेबिलिटी पे मिला था। पहला भारत का प्राइवेट पोर्ट, मुद्रा पोर्ट, नरसिम्हा राव के जमाने में लेजिटिमेट था, कैपेबिलिटी पे मिला था। मनमोहन सिंह जी के जमाने में एफसीआई का कॉन्ट्रैक्ट मिला कि सारे गोदामों में 12% एश्योर्ड रिटर्न 15 साल तक मिलेगा। वो एकदम ईमानदारी से था और लेजिटिमेट था। पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर किसी एक राज्य में हुआ जिसने सैकड़ों एकड़ जमीन दी, वो था राजस्थान। 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वो ईमानदारी से मिला था, लेजिटिमेट था। जो माइन का कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में मिला 11,000 करोड़ का, वो ईमानदारी से मिला, वो लेजिटिमेट था। सबसे बड़ा हाल के वर्षों में पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट कहां मिला? केरल में, वो लेजिटिमेट था। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो आपके साथ 3 प्राइम मिनिस्टर से लेके 3 चीफ मिनिस्टर तक होता रहेगा, वो तो लेजिटिमेट था। मगर जो दूसरे में दिखाई पड़ रहा है वही इलेजिटिमेट था। और दूसरा मैं कहता हूं, अगर इलेजिटिमेट था तो बताओ राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं कैंसिल किया? तो बताओ छत्तीसगढ़ की सरकार क्या कार्रवाई की है? तो बताओ केरल की सरकार क्यों नहीं कैंसिल कर रही है? इसे कहते हैं रिश्ता। तो यह है कि ऊपर से चिल्लाना है और पीछे से अंदर इन्वेस्टमेंट लाना है। इसी कारण से आपकी यह स्थिति होती है। और अब मैं एक टेक्निकल बात कहता हूं। अब मैं एक टेक्निकल बात सुनिए। हिंडनबर्ग एक विदेशी कंपनी है, ठीक है। यह बता दें, भारत की संसद या भारत के लॉ में कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसमें जो विदेशी कंपनी भारत में ऑपरेट न कर रही हो उसको भारत की जेपीसी बुला सके? ये बता दें तो मैं इनकी बात को विचार करने को तैयार हूं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।